हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम पॉलिटी करेंगे और पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी से जाओ जो हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं से भी आए तो वो हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस 3 से 4 से 5 क्वेश्चन ही, ज़्यादा ही कम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें हिस्ट्री का भी कुछ है। अगर आपको कंपटीशन का कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये तीनों को रिलेट करके ही आपको पढ़ना होगा। तो आज हम पॉलिटी करेंगे और डीपली करेंगे और जितने कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाला बीपीएससी हो, एसएससी हो या दरोगा हो, कोई भी स्टेट लेवल या अदर स्टेट का है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। भारत संविधान सभा ने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज हमारे झंडे का बात है, तिरंगा का प्रारूप जो है वो कब अपनाया गया था, तो वो 22 जुलाई 1947 को 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में कि इसकी झंडे की जो हमारी तिरंगे झंडे की जो हमारा अनुपात है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। और ये भी पूछता है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं जो केसरिया, सफेद और हरे रंग की हैं, जो आपको पता होगा और आपने देखा भी है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां बनी हैं। और ये तीलियां लगभग बहुत एसएससी लेवल का हो गया या दरोगा लेवल का हो गया तो ये क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। इसे सारनाथ में अशोक के स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से बने स्तंभ से, तो सारनाथ में बने अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, कौन सा रंग का क्या मतलब है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया जो रंग है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय संहिता 2002 के अनुसार भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। मतलब किनको अधिकार है, भारतीय राष्ट्र संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक हो, निजी संस्थाओं हो एवं शिक्षण संस्थाओं को आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने का अधिकार है। 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कब? 23 जनवरी 2004 को। 23 जनवरी 2004 को महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के एक में के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। जो कि ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा और बल्कि आया हुआ भी है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो आया भी हुआ है और आ भी सकता है दरोगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हो गया तो वो दरोगा में भी आता है। और जो आईएएस का भी लेवल का आजकल तो बीपीएससी बहुत ही टफ एग्जाम हो गया है और बहुत ही हाई लेवल का ही पूछा जाता है। तो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पे भी ध्यान देना होगा और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति का जब निधन होता है तो हमारे जो ध्वज है वो कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है, तो वो 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है।
और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति के निधन पर 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। तो आप ये डिफरेंस याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति के निधन पर ये 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है, और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति में ये 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। राज चिन्ह, तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। इसे राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं, आप देख सकते हैं कि आपको 4 लाइन दिखते हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी भी है। शीर्ष, और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो आपका राज चिन्ह है उसमें क्या है और क्या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है। ऑप्शन देखिए, शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई नक्शाई में चक्र है, जिसमें दाईं ओर एक सार तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, तो ये भी पूछता है कि उसके नीचे देवनागरी में क्या अंकित है, तो सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जितना आज हम लोग करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले हर एग्जाम्स के लिए, तो आप बहुत ही ध्यान से देखें और इसके PDF से आप दोबारा तिबारा रिविजन करें और कोई भी एग्जाम में यहाँ से पॉलिटी के सेक्शन को पढ़ के ही जाएं। राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जन गण मन किनके द्वारा रचित है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन मन गण को भारत का राष्ट्र गान के रूप में अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया गया। जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से इसे गान को पहली बार प्रकाशित किया गया, और इसके गान को निर्धारित समय 52 सेकेंड है। तो जो जन गण मन है उसको गाने में कितना सेकेंड लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। और यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का भी एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, और हिस्ट्री में भी आपको अधिवेशन पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया भी हुआ है। सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय राम सिंह ठाकुर, जो उसका धुन है, जो उसमें गाना गाया जाता है, धुन आईएनए के जो सिपाही थे को जाता है। उसका धुन का जो श्रेय है वो राम सिंह ठाकुर को जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत अमार सुनार बंगला, ये क्या है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक गीत गाया था अमार सुनार बंगला, तो वो अमार सुनार बंगला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आप अंतर देखिएगा, थोड़ा डिफरेंस को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऊपर नीचे करके पूछता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम क्या हो गया? राष्ट्रगीत हो गया, और जन गण मन जो हो गया वो राष्ट्रगान हो गया। और वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 इसको भी और 24 जनवरी 1950 उसको भी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अंकित किया। सेम डेट है। इसे चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसको पूछा जाता है कि वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गाया हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आनंद मठ से लिया गया है। यह मूलतः संस्कृत में है। ठीक है। और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1996 में गाया गया था।
इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1996 को गाया गया था। और जन गण मन जो था वो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये दोनों के ईयर में डिफरेंस है, तो आप इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रगान जो था वो कांग्रेस अधिवेशन के 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और जो राष्ट्रगीत है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसको 1896 में गाया गया था। तो आपको हिस्ट्री का भी बहुत सारा सेक्शन आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा, और आपको सब कुछ हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और ज्योग्राफी हो इंक्लूड करके ही आपको पढ़ना है। राष्ट्रगीत के गायन के लिए निर्धारित समय जो है वो 1 मिनट 5 सेकेंड है। आप राष्ट्रगान को देखते हैं कि ये कितना गाना जन गण मन कितने टाइम का है, तो वो 52 सेकेंड का है, और जो राष्ट्रगीत है वो 1 मिनट 5 सेकेंड का है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों के डिफरेंस को भी याद रखिएगा। झंडा गीत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीत को श्याम लाल पार्षद ने लिखा है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे किसने लिखा है, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। इसे सर्वप्रथम 1925 के कांग्रेस कानपुर अधिवेशन में गाया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसे 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया, और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में के भारतीय झंडा गीत घोषित किया गया। इसे गाया कब गया, 1925 में और कानपुर अधिवेशन में, और इसे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इसे भारतीय झंडा गीत घोषित किया गया। ठीक है, गाया कब गया और घोषित कब किया गया, ये कौन सा अधिवेशन था और हरिपुरा अधिवेशन, ये दोनों अलग अलग है, दोनों याद रखिएगा कि गाया कब गया था और घोषित कब किया गया था। और हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल अधिवेशन रहेगा सारा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस आने वाले हैं एग्जाम के पर्पज़ से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो हम लोग अधिवेशन भी देखेंगे और पूरा डीपली देखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग भारत पंचांग कैलेंडर शक संवत शुरुआत 78 पर आधारित है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1997 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। यह संघ संध पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसे अपनाया गया। भारत में यह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। चैत्र भारतीय पंचांग का प्रथम माह होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि हम लोग का जो शुरू होता है चैत्र भारतीय राष्ट्र पंचांग का प्रथम माह होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होते हैं और लीप वर्ष में 21 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य, जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यह सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से गाया गया है, जिस पर सत्यमेव जयते अंकित है। यह मूलतः कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल देखेंगे, जो कि सिंपल है लेकिन कभी पूछ देता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका साइंटिफिक नेम भी इसमें दिया हुआ है, जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन में दे देता है कि कौन सा किसका साइंटिफिक नेम है। तो जो राष्ट्रीय पशु है आप लोगों को सबको पता होगा, बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है। तो बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास है। मयूर का पावो क्रिस्टेसस है। कमल का निलाम्बो न्यूसीफेरा है। बरगद का फाइकस बेलांगेलिसिस है और आम का मैंगीफेरा इंडिका है। तो आप इसको याद रखिएगा और इसके साइंटिफिक नेम को भी याद रखिएगा, घुमा फिरा के दे देता है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान करने एवं आर्थिक संबलता को परिलक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय मुद्रा के मानक रूप में अपनाया गया है। रुपए का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूप है। रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी आर र और रोमन लिपि आर को मिलाकर बना है। आप देख सकते हैं अभी रुपए में जो चेंज हुआ था, देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि
आर, र और आर को मिलाकर बना है, जिसमें 36 रेखा भी बनी हुई है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया गया है। और ये चिन्ह को किसने डिजाइन किया गया है, आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन प्लाटानिस्से गैंगेटिका, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिससे यह अपने शिकार का पता लगाती है। राष्ट्रीय पक्षी हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एलिफेंस मैक्सिमस इंडिकस है, और इसे 2010 सेरा राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया है। तो जो आज का चैप्टर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इसे देख लीजिएगा और PDF तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।